दोस्तों, आज की कहानी है दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले ससुराल से रूपा ने कैसे पाया छुटकारा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो सर, आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, रूपा ने बुझी बुझी सी आवाज़ में कहा। क्या हुआ रूपा जी, क्या तबीयत ज़्यादा खराब है? बॉस के स्वर में चिंता थी। नहीं सर, बस यूं ही, शायद बुखार है। डॉक्टर को दिखाया या नहीं? इस उम्र में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। टेक केयर। आप ठीक कह रहे हैं सर, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। 55 पतझड़ों का डटकर सामना किया है रूपा सिंह ने। अब हिम्मत हारने लगी है। हाँ, पतझड़ का सामना। बसंत से तो उसका सबका नहीं कह बराबर पड़ा है। जब वह 7-8 साल की थी, एक ट्रेन दुर्घटना में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अपनी बढ़ती उम्र और अन्य बच्चों की परवरिश का हवाला देकर दादा दादी ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। नानी उसे अपने साथ ले आई और उसे पढ़ाया लिखाया। अभी वह 20 साल की भी नहीं हुई थी कि नानी भी चल बसी। मामा मामी ने जल्दी ही उसकी शादी कर दी। पति के रूप में 7 फेरे लेने वाला शख्स भी स्वार्थी निकला। उसके परिवार वालों लालची थे, रोज रोज कुछ न कुछ सामना या पैसों की फरमाइश करते रहते। वे उस पर यह दबाव भी डालते कि नानी के घर में तुम्हारा भी हिस्सा है, उनसे मांगो। मामा मामी से जितना हो सका उन्होंने किया, फिर हाथ जोड़ लिए। उनकी भी एक सीमा थी, उन्हें अपने बच्चों को भी देखना था। उसके बाद उसकी ससुराल वालों का जुल्म सितम बढ़ता गया, यहाँ तक कि उन लोगों ने उसे जान से मारने की भी प्लानिंग करनी शुरू कर दी। श्रीता और मयंक अबोध्य थे। रूपा कांप उठी। बच्चों का क्या होगा? वे उन्हें भी मार देंगे। उन्हें अपने बेटे की ज़्यादा दहेज लेने के लिए दोबारा शादी करनी थी। बच्चे राह में रोड बन जाते। एक दिन हिम्मत करके रूपा दोनों बच्चे को लेकर मामा के यहाँ भाग आई। ससुराल वालों का स्वार्थ नहीं सधा था। वे एक बार फिर उसे लेने आना चाहते थे, लेकिन उस घर में वह दोबारा लौटना नहीं चाहती थी। मामा और ममेरे भाई बहनों ने उसे सपोर्ट किया और उसका तलाक हो गया। उसे ससुराल से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन अब वह दोनों बच्चों की परवरिश की समस्या मुँह बाए खड़ी थी। बस रहने का ठिकाना था। उसके लिए यही राहत की बात थी। मामा ने एक कंपनी में उसकी नौकरी लगवा दी। उसके जीवन का एक ही मकसद था, श्रीता और मयंक को अच्छे से पढ़ाना लिखाना। दोनों बच्चे को वह वेल सेटल करना चाहती थी। वह जी तोड़ मेहनत करती, कुछ मदद मेरे भाई बहन भी कर देते। उसके मन में एक ही बात बार बार उठती थी कि जैसी जिंदगी उसे गुजारनी पड़ी है, बच्चों पर उसकी छाया तक न आए। रूपा ने दोनों बच्चों का दाखिला अच्छे स्कूल में करवा दिया। उन्हें हमेशा यही समझाती रहती कि पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना है। बच्चे होनहार थे, हमेशा कक्षा में अव्वल आते। वक्त सर पर दौड़ता रहा। मयंक ने ITI में दाखिला ले लिया। श्रीता ने फैशन डिजाइनिंग में अपना कैरियर बनाया। श्रीता बेंगलुरु में ही जॉब करने लगी थी। उसने अपने जीवन साथी के रूप में देवेश को चुना। दोनों ने साथ साथ कोर्स किया और साथ साथ स्टार्टअप भी किया। रूपा और मयंक को भी देवेश काफ़ी पसंद आया। मयंक ने भी अपने पसंद की लड़की से शादी की। रूपा काफ़ी खुश थी कि उनके दोनों बच्चे की गृहस्थी अच्छे से बस गई। उन्हें मनपसंद जीवन साथी मिले। मयंक पहले हैदराबाद में कार्यरत था। पिछले साल कंपनी ने उसे अमेरिका भेज दिया। वह कहता, मम्मा, यदि मैं यहाँ सेटल हो गया तो फिर तुम्हें भी बुला लूँगा। रूपा हंसकर कहती, बेटा, मैं वहाँ आकर क्या करूँगी भला? तुम लोग लाइफ एंजॉय करो। मामा मामी की भी उम्र काफ़ी हो गई है, ऐसे में उन्हें छोड़कर मैं कैसे जाऊँगी? मयंक भी इस बात को समझता था, लेकिन फिर भी वीडियो चैटिंग में यह बात हमेशा कहता। मामा मामी भी रूपा से कहते, अब हमारी उम्र हो गई है, जाने कब बुलावा आ जाए, इसलिए तुम मयंक के पास
चली जाओ। श्वेता और देवेश बीच बीच में आते और बेंगलुरु में सेटल होने के लिए कहते। बच्चे को हमेशा माँ की चिंता सताती रहती। उन्होंने बचपन से माँ को कांटों पर चलते चुभते कांटों से लहूलुहान होते और सारा दर्द पीते हुए देखा था। वे चाहते थे कि अब माँ को खुशी दे। उन्हें अब काम करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन वह कहती, जब तक यहाँ हूँ काम करने दो। इसी काम ने हम लोगों को सहारा दिया और हमारा जीवन जीने लायक बनाया। जब थक जाऊंगी देखा जाएगा। कुछ समय बाद मामा मामी की मृत्यु हो गई। रूपा अब निपट अकेली हो गई। इधर कुछ दिनों से बार बार उसकी तबीयत भी खराब हो रही थी। इस वजह से वह थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। 6 महीने पहले उसके ऑफिस में नए बॉस आए थे, रूपेश मिश्रा। वे कर्मचारियों से बहुत अच्छे से पेश आते, उनके साथ मिलकर काम करते। उनकी उम्र 60 साल के आसपास होगी। कुछ साल पहले एक लंबी बीमारी से उनकी पत्नी का साथ छूट गया था। 2 बेटियां थीं, दोनों की शादी हो गई थी। वे अकेलेपन से जूझते हुए खुद को काम में लगाए रहते। कर्मचारियों ने अपनापन ढूंढते रहते। वे उदार और खुशदिल थे। कभी कभी रूपा ने अपने दिल की बात शेयर करते थे। जब वे अपनी पत्नी की बीमारी का जिक्र करते तब उनकी आंखें भर आती। वे पत्नी को बेहद प्यार करते थे। वे कहते, हमने रिटायरमेंट के बाद ही जिंदगी की प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन वह बीच में ही छोड़कर चली गई। मेरी बेटियां बहुत केयरफुल हैं, लेकिन इस मोड़ पर तन्हा जीवन बहुत चलता है। तन्हाई का दर्द तो रूपा भी झेल रही थी। उसे भी रूपेश से दिल की बात करना अच्छा लगता था। जल्दी ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वे दोनों जब अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचते तब मन कौसला हो जाता। यह भी कि यदि कभी बीमार पड़ गए तो कोई एक गिलास पानी पिलाने वाला भी ना होगा। उस पर आए दिन अकेले बुजुर्गों की मौत की खबर उनके खौफ पैदा करती। जब भी ऐसी खबर पढ़ते या टीवी पर ऐसा कुछ देखते कि मौत के बाद कई कई दिनों तक अकेले इंसान की लाश घर में सड़ती रही, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते। मौत एक सच है। यदि उसकी बात छोड़ भी दे तो भी शेष जीवन अकेले बिताना आसान नहीं था। न कोई बात करने वाला, न कोई दुख दर्द बांटने वाला। बंद कमरा और उसकी दीवारें, कैसे गुजारेंगे उनके दिन। रात की तन्हाई में जब वे सोचते, सन्नाटा राक्षस बनकर उन्हें निगलने लगता। रूपा ने बातों बातों में मयंक और श्वेता को अपने बॉस रूपेश मिश्रा के बारे में बता दिया था। यह भी कि वे एक अच्छे इंसान हैं और सबके दुख सुख में काम आते हैं। वह बच्चों से वैसे भी कुछ नहीं छिपाती थी। बच्चों के साथ शुरू से ही उसका ऐसा तारतम्य है कि वह जितना बताती उससे ज़्यादा वे दोनों समझते। रूपा बिस्तर पर लेटी लेटी जिंदगी के पन्ने पलट रही थी। एक एक दृश्य चलचित्र बनकर उसकी आंखों से उभर आए थे। उसकी बीती जिंदगी पर लगाम तब लगी जब कॉल बेल बजी। उसने घड़ी देखी तो शाम के 6:30 बज रहे थे। इस वक्त कौन होगा? वह अनमनी सी बालों का जूड़ा बनाते हुए उठी कि होल से देखा, सामने रूपेश मिश्रा खड़े थे। उसने झटपट दरवाज़ा खोल दिया। अरे आपकी तबीयत कैसी है? मुझे फिक्र हो रही थी, इसलिए चला आया। रूपेश ने खुशबूदार फूलों का बुके और उसकी तरफ बढ़ाया। बहुत दिनों बाद कमरा भीना भीना महक उठा। इस महक ने रूपा को भी सराबोर कर दिया। सर बैठिए ना, मैं ठीक हूँ। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। आपने डॉक्टरों को दिखाया? अरे बस यूँ ही मामूली बुखार है, ठीक हो जाएगा। देखिए ऐसी लापरवाही ठीक नहीं होती। चलिए मैं साथ चलता हूँ। रूपेश मोबाइल निकालकर डॉक्टर का नंबर लगाने लगा। नहीं सर, मैं ठीक हूँ। यदि बुखार कल तक बिल्कुल ठीक नहीं हुआ तो मैं चेकअप करा लूँगी। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। उसे इस बात का थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि रूपेश घर आ जाएंगे। यह सर क्या लगा रहा है आपने? यह ऑफिस नहीं है, उसने प्यार से झिड़की दी। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, डॉक्टर को दिखाना ही होगा। बस आप चलिए। यह कैसा हठ है? रूपा असमंजस में पड़ गई।
उसी समय मयंक का वीडियो कॉल आया। उसे जैसे ही एक बहाना मिल गया, उसने कॉल रिसीव कर लिया। मयंक ने भी वही सवाल किया, मम्मी तुमने डॉक्टर को दिखाया? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम सारा दिन कष्ट सहती रही, अब तुम मुझे डांटो। तुम लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए। अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे मम्मी, तुम अपने लिए कितनी केयरफुल हो यह मैं बचपन से जानता हूँ। अरे अंकल आप नमस्ते। मयंक की नज़र वहीं सोफे पर बैठे रुपेश पर पड़ी। देखो ना बेटे, मैं भी यही कहने आया हूँ पर ये मानती ही नहीं। वैसे तुमने मुझे कैसे पहचाना? मम्मी से आपके बारे में बात होती रहती है। अंकल आप आ गए हो तो मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर ही जाना। आपको तो पता है ना कि अगले महीने हम लोग आ रहे हैं, फिर मम्मी की एक नहीं चलेगी। मयंक ने रुपेश से भी काफ़ी देर तक बात की। ऐसा लगा जैसे वे लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हों। दोनों ने मिलकर रूपा को राजी कर लिया। मयंक ने कहा, अब आप लोग जल्दी जाइए, आने के बाद फिर बात करता हूँ। 8:30 बजे के करीब वे लोग डॉक्टर के यहाँ से लौटे। रुपेश ने उसे दरवाजे तक छोड़ जाने की इजाज़त मांगी, लेकिन रूपा ने उन्हें अंदर बुला लिया। इस भाग दौड़ में चाय तक नहीं पी थी किसी ने। वह 2 कप कॉफ़ी ले आई, साथ में ब्रेड पीस सेक लिए थे। अब वीडियो कॉल पर श्वेता थी, अपने बिंदास अंदाज में। चलो मम्मी, तुमने किसी की बात तो मानी? मयंक ने मुझे सब बता दिया है। मम्मी और अंकल, हम लोगों ने आप दोनों के लिए कुछ सोचा है। दोनों आश्चर्य में पड़ गए। अब ये दोनों क्या गुल खिला रहे हैं? श्वेता ने बिना लागत पेट के दोनों की शादी का प्रस्ताव रख दिया। उन लोगों की समझ में नहीं आया कि कैसे रिजेक्ट करे, गुस्सा दिखाए, इग्नोर करे, या दोनों ने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था।